मेरी गाड़ी की चाबी ना बैग में पड़ी हुई है, शायद इनको ज़रूरत पड़े। चलो खैर। क्या हो गया? पहले कंफर्मेशन कर लो, बच्चों को आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा बंद कर दिया करो, निकल जाएंगे। जी पता नहीं ना, बच्चों को कंफर्म करके फिर आगे चलेंगे। ये ना हो कि आवाज़ ही ना आ रही किसी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे कि आवाज़ आ रही है। यू कैन रेज योर हैंड एंड लेट मी नो साउंड इज क्लियर टू यू पीपल और नॉट। ओके जी, अहमद शाह आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, ठीक आ रही है बस। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके। अच्छा जी, अच्छा जी, कल हम लोगों ने जहाँ से सिलसिला डिसकंटिन्यू किया था वहीं से हम लोग आगे चलेंगे। कल बात ये हुई थी कि बिजनेस जो है वो बहुत सारे गिव एंड टेक्स का मजमूआ है। आफ्टर नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी और बिजनेस एंटिटी, हमने कुछ ट्रांजैक्शन एज्यूम किए थे और उनके अंदर गिव एंड टेक के एलिमेंट्स का हमने एनालिसिस करना शुरू किया था। और हर ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि कोई चीज़ हम टेक कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम हम कुछ गिव भी कर रहे हैं। जी वासिक। सर आपकी आवाज बहुत मध्यम आ रही है सर, मेरी तरफ से फुल है सर। कोई आपके, मेरा ख्याल कोई हो सकता है हेडफोन का इशू, अदरवाइज बाकियों को भी आवाज़ मध्यम आ रही है जी। सर वो बीएमबीएस और इकोनॉमिक्स के अंदर सही आती है नहीं मतलब। शावेद आपको भी आवाज़ कम आ रही है? शावेद नहीं, अभी भी आवाज़ कम आ रही है आपको? सर अब ठीक आ रही कुछ। तो सर यार अब वो जरा जोर लगा के बोला करें ना फिर सही। यार ज़रा 2-3 मिनट ज़रा, वो क्या कहते हैं, गाड़ी स्टार्ट होते थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना यार। यस सर। हाँ, मेरा ख्याल आवाज़ ठीक है। आज वैसे मैं थोड़ा डाउन हूँ। अभी आया हूँ यार, रास्ते में लोग ऐसे लाइनें बना बना के खड़े हैं सड़कों के ऊपर, बच्चे, औरतें, बूढ़े। तो बड़ा ना दिल ख़राब हुआ है। तो मतलब आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल कि यार ये क्या हो रहा है। अल्लाह ताला जल्दी हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह मियाँ ये सारा मामला जो है ना, रमज़ान से पहले पहले सारा कुछ क्लोज हो जाए। आमीन। अच्छा जी, कल हम लोगों ने
कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन को ज्यूम किया था और उनके अंदर हमने गिव एंड टेक के एलिमेंट्स जो थे उनको हमने एनालाइज करना शुरू किया था, और उस एनालिसिस के अंदर हमने देखा कि हर वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसमें हम कुछ गिव कर रहे हैं तो कुछ टेक कर रहे हैं। और लेक्चर के आखिर में मैंने आपको ये बताया था, यहाँ लेक्चर छोड़ा था, कि दुनिया के जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं, जितने भी दुनिया के बिजनेस हैं, उनके अंदर जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं, उनके जो टेक्स हैं, उन टेक्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। और जितने भी गिव्स हैं प्रोबेबली उनको भी हम 2 और 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम जरा टेक के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। देखें, आज मैं अकाउंटिंग के कुछ मजीद टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ करने जा रहा हूँ, वो आपको कुछ चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ, और फिर मैं उनको फ्रीक्वेंटली उन वर्ड्स को बोलना शुरू करूँगा अपनी अगली लेक्चर्स और डिस्कशंस के अंदर। देखिए, बिजनेस के अंदर जब हम कोई चीज़ टेक करते हैं तो इसकी 2 शक्लें होती हैं। बिजनेस के अंदर टेक जो है वो 2 शक्लों में हमारे सामने आ सकती है। उसकी एक शक्ल होगी फ्यूचर बेनिफिट की शक्ल में, और दूसरी शक्ल उसकी कंज्यूम्ड बेनिफिट की शक्ल में हो सकती है। और यही 2 वो कैटेगरीज हैं जिनके बारे में कल मैंने बताया था कि टेक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। द वन इज फ्यूचर बेनिफिट्स एंड अदर इज कंज्यूम्ड बेनिफिट्स। जिस चीज के अंदर फ्यूचर बेनिफिट होगा, अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर हम उसे एसेट कहें। उसे हम क्या बोलेंगे? एसेट। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा अकाउंटेंट की जुबान से। उर्फे आम में हमारे मलकियत में कोई चीज़ हो तो हम उसे अपना एसेट कहते हैं। लाइक मेरी गाड़ी मेरा एसेट है, मेरा घर मेरा एसेट है, आपका मोबाइल फ़ोन आपका एसेट है। द थिंग्स विच बिलोंग्स टू मी not only belongs to me but which has future benefits, those are called assets. और कुछ चीजें हम ऐसी भी लेते हैं जिन्हें हम लेते ही कंज्यूम कर लेते हैं, जिन्हें मैं कंज्यूम्ड बेनिफिट कहता हूं, जिन्हें मैं कंज्यूम्ड बेनिफिट। एक्चुअली टेक क्या है? टेक जो चीज मैंने दी है, गिव की है, उसका रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स मी। वो रिस्पॉन्स किसी ऐसी चीज की शक्ल में हो सकता है जिसके अंदर फ्यूचर बेनिफिट है। वो रिस्पॉन्स किसी ऐसी चीज की शक्ल में हो सकता है या किसी ऐसी शक्ल में हो सकता है कि जिसके अंदर बेनिफिट कंज्यूम हो गया, कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट कंज्यूम हो गया जिसके अंदर फ्यूचर बेनिफिट नहीं है। अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर जब हमारे दिए हुए पैसों का, हमारे गिव किए हुए कैश का कोई बेनिफिट हमारे लिए कंज्यूम हो जाता है,
हम कोई बेनिफिट लेके कंज्यूम कर लें या कोई बेनिफिट उन पैसों का हमारे लिए कंज्यूम हो जाता है, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम उसे एक्सपेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टेक की दो शक्लें हैं, एक शक्ल में उसे एसेट कहते हैं और दूसरी शक्ल में उसे एक्सपेंस कहते हैं। एसेट हर वो चीज होगी जिसके अंदर फ्यूचर बेनिफिट है, और एक्सपेंस एक इफेक्ट है जो मेरे दिए हुए पैसों का है और जिसे मैंने कंज्यूम कर लिया। अब वो बेनिफिट जो है उसकी कंजम्पशन को आगे मैं डिफाइन करूंगा कि बेनिफिट कंज्यूम कैसे करते हैं। पहले ये समझ लें कि फ्यूचर बेनिफिट या एसेट क्या होता है। ऐसी चीज जिससे फ्यूचर में फायदा लिया जा सके उसे एसेट कहते हैं। मसलन फैन, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। मैं यहां पर लिख देता हूं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, आपको याद है कल हमने 4-5 ट्रांजैक्शन की थी, उनके अंदर हमने फर्नीचर खरीदा था, तो फर्नीचर हमारा एसेट है। हम अगर लैंड खरीदते हैं तो लैंड हमारा एसेट है। हम अगर बिल्डिंग बनाते हैं या खरीदते हैं, बनी बनाई शॉप खरीदी थी, तो वो क्या है? हमारा एसेट है। हम अगर फैन खरीदते हैं तो वो हमारा क्या है? एसेट है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर आवर एसेट्स। ये हमारे एसेट्स हैं। यानी हमने कुछ लिया, लेकिन जो चीज ली है उसका फायदा आने वाले वक्त में होगा। आने वाले वक्त में कितने वक्त में होगा वो एक अलग इशू है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी की सारी क्या हैं? ये हमारे पास एसेट्स की एग्जांपल है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फैन, टेलीफोन, ये सब क्या हैं? ये हमारे एसेट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्यूचर बेनिफिट छुपा हुआ है। हम लैंड को इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। हम बिल्डिंग को इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर बेनिफिट होगा। हम फर्नीचर को इस्तेमाल करेंगे, उससे बेनिफिट होगा, लेकिन फ्यूचर में होगा। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमने ली और वो खत्म हो गई। अगर कोई ऐसी चीज है तो फिर वो एसेट नहीं है, वो क्या होगा? वो एक्सपेंस होगा। हमने कहा फैन हमारा एसेट है, बट जस्ट थिंक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम्ड बेनिफिट की पेमेंट है। जब मैं बिल देता हूं तो उससे मैं बेनिफिट लेता हूं, लेकिन वो बेनिफिट मैं साथ साथ कंज्यूम करता जाता हूं। आप अपने घरों में बैठे हैं, लाइट चल रही है, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर पावर यूज हो रही है, तो एट द मोमेंट पावर यूज हुई जा रही है, पावर कंज्यूम हुई जा रही है। हम जब बिजली का बिल देते हैं तो दरअसल हम उसका बेनिफिट ले चुके होते हैं। कैसा हो सकता है कि मैं अगले महीने वापडा वालों को कहूं कि भाई पिछली दफा बिल दे दिया था, उसी से मुझे दोबारा बिजली दे दें? नहीं देंगे। क्यों? कि जो आपने पिछले पैसे दिए हुए थे उनका बेनिफिट कंज्यूम हो गया। अब नए पैसे देंगे, नई फिर बिजली मिलेगी। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या है? ये कंज्यूम्ड बेनिफिट है, इसे हम एक्सपेंस कहते हैं। देखें, उर्फे आम में आप किसी जगह भी पैसे खर्च करते हैं तो हम कहते हैं हमारा एक्सपेंस हो गया। आप फर्नीचर खरीदेंगे, आप कहेंगे हमारा एक्सपेंस हो गया। आप बिजली का बिल देंगे, आप कहेंगे हमारा एक्सपेंस हो गया। लेकिन अकाउंटिंग में ऐसे नहीं है। अकाउंटिंग में
एक्सपेंस उन स्पेंडिंग्स को कहते हैं जिनका बेनिफिट हमने कंज्यूम कर लिया है। आप यूं समझ लें कि जब मैं पैसे देता हूं तो उसके बदले में बेनिफिट लेता हूं। अगर वो लिया हुआ बेनिफिट फौरी तौर पर मेरे लिए ख़त्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तो वो एक्सपेंस होगा। अगर वो बेनिफिट फ्यूचर में भी इस्तेमाल होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो एसेट कहलाएगा। लिहाजा इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल इज एन एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? एक्सपेंस है। तो यहाँ पर मैं एक्सपेंस को डिफाइन करने लगा हूँ। ये देखें, मैं कुछ एक्सपेंसेस की एग्जांपल लिखने लगा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल, देखिए मैं फैन खरीदूंगा तो वो एसेट है, लेकिन उस फैन में जो बिजली यूज हुई है उसका बिल दूंगा तो वो एक्सपेंस है। वजह क्या? फैन मैंने आने वाले सालों में भी यूज करना है। दो, कितना यूज करना है ये अभी आपका इशू नहीं, ये बताएगा इसका बनाने वाला कि भाई ये एसेट कितने साल चलेगा। अभी सिर्फ इस चीज पे फोकस रखें कि जब किसी चीज के अंदर फ्यूचर बेनिफिट होगा, फ्यूचर को भी डिफाइन करेंगे लेटर ऑन, जब किसी चीज में फ्यूचर बेनिफिट होगा तो वो चीज आप कैसे। लेकिन अगर गिव के बदले में जो आप चीज टेक कर रहे हैं वो फौरन कंज्यूम हो जाए, आप उससे कोई फायदा लें या ना लें, आपके पैसों का बेनिफिट कंज्यूम। देखिए जब हम कहते हैं ना एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का आम मतलब ये लगता है कि शायद हमने कुछ दिया। एक्सपेंस का मतलब होता है हमने कुछ लिया है, कैश दिया और कोई फायदा लिया। वो जो फायदा लेकर कंज्यूम कर लिया उसे एक्सपेंस कहते हैं। बिजली का पेड बिल, बिजली के बिल की पेमेंट कर दी तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया। आप ऊबर पे किसी जगह ट्रैवल करके जाते हैं, जिस लम्हे आपने उस बंदे को, जो पायलट है ऊबर का, आपने उसे 500 रुपीज दिए, तो उन 500 रुपीज का बेनिफिट आपके लिए खत्म हो गया। आपने खत्म होने से मुराद क्या है? आपने वो बेनिफिट कंज्यूम कर लिया। बेनिफिट कंज्यूम दो तरह से होता है, जो आगे बात बताने लगा हूं। वो क्या कि या तो आपने बाकायदा कोई फायदा हासिल कर लिया, या आपके लिए दिए हुए पैसों का फायदा फिजिकली शक्ल में कोई चीज आपने ली नहीं। ये जो मैं दूसरी बात कह रहा हूं ना, ये थोड़ी अंडर, इसके ऊपर थोड़ी डिबेट चाहिए। किसी बच्चे ने मेरे से शायद पहले दिन या दूसरे दिन पूछा था कि सर जब हम डोनेशन देते हैं तो वहां क्या टेक कर रहे होते हैं? डोनेशन क्या है? डोनेशन इज एन एक्सपेंस, बिकॉज जो पैसे आपने दिए हैं उनका बेनिफिट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बिजनेस से वो डोनेशन दी है, आपके लिए खत्म हो गया। आपने 1 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दिया। अब उस 1 लाख का बेनिफिट यही था कि आपने प्राइम मिनिस्टर के फंड में पैसे देने हैं। आपके लिए उन 1 लाख रुपयों का दोबारा आप उन्हीं 1 लाख रुपयों से अपने घर की कोई चीज नहीं खरीद सकते। कोई 1 लाख और होगा जिससे खरीद सकते हैं। उन्हीं से गाड़ी नहीं खरीद सकते, वो और पैसे होंगे। चोरी हो गए पैसे बिजनेस से। आप शॉप पे बैठे थे, डाकू साहब आए, उन्होंने गन पॉइंट से कहा कि भाई कैश निकाल दो। आपके उधर गूगल में, गले में, दराज में, आपके ड्रॉर में 50,000 रुपया था, वो लेके चले गए। अब यहां भी गिव एंड टेक हुआ है। रजामंदी से हुआ है या जबरदस्ती हुआ है, लेकिन हुआ है। क्या गिव हुआ? कैश। बिजनेस ने क्या दिया? उन डाकू साहब को कैश दिया हमने, 50,000 रुपया दिया ना भाई, वो ले गया। उसने ले लिया या हमने दे दिया, यार एक ही बात है। बिजनेस से तो पैसे चले गए। और टेक क्या किया? कुछ भी नहीं आया। लेकिन इन 50,000 पाउंड का बेनिफिट मेरे लिए खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैंने उनका बेनिफिट कंज्यूम कर लिया। और जब दिए हुए पैसों का बेनिफिट हम कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, चाहे कोई चीज हमारे हाथ में आए या ना आए। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपने कैंटीन से कोल्ड ड्रिंक ली है, आप दो दोस्तों ने,
आप लेके अपनी सीट पे आके बैठे हैं, एक बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसने उसका बेनिफिट कंज्यूम किया ना भाई। उसने जो 100 रुपया दिया था उस ड्रिंक को लेने के लिए, जब उसने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली तो उस 100 रुपए का बेनिफिट उसने कंज्यूम कर लिया। यस, कर लिया। जो दूसरा बच्चा है वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगा, उसके हाथ से गिर गई, कोल्ड ड्रिंक गिर गई, नाकाबिले इस्तेमाल हो गई, जाया हो गई, टूट गई बॉटल जो थी। अकाउंटिंग ये कहती है कि जिसकी बॉटल टूट गई है उसने भी दिए हुए 100 रुपयों का बेनिफिट कंज्यूम कर लिया। बस ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो बात खत्म हो गई। इसका मतलब मेरे चोरी हुए पैसे मेरा एक्सपेंस है, मेरे हाँ कोई आग लग जाए उससे कोई नुकसान हो जाए मेरा एक्सपेंस है, मैं किसी को डोनेशन दे दूं उन पैसों का बेनिफिट मेरे लिए खत्म हो गया, वो मेरा एक्सपेंस है, मैं किसी को फ्री सैंपल दे दूं, अब मैंने कुछ नहीं लिया, अपनी प्रोडक्ट किसी को दे दी, वो मेरे लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस का मतलब क्या है कि दिए हुए पैसों से हम कोई बेनिफिट लेकर उसे यूज कर लें, कंज्यूम कर लें, जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक बताया पी लें, या दिए हुए पैसों का बेनिफिट किसी भी तरह हमारे लिए खत्म हो गया, जो दिए थे खत्म हो गया या कंज्यूम कर लिया, तो वो हमारे लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो पैसे दिए उनकी बिजली यूज कर ली, उन पैसों का बेनिफिट खत्म हो गया। इसी तरह टेलीफोन बिल, यहां लिखते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, सुई गैस बिल, इसी तरह सैलरीज। अब यहां कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। सैलरीज, ये किस सैलरी की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस दे रहा है, किसको, अपने एम्प्लॉय को। अब याद रखना है कि सर ने बताया था हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय की अकाउंटिंग नहीं कर रहे। और जब हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो बिजनेस ने ये सैलरी दी, कैश दिया। मैं जब अपने एम्प्लॉय को 1.5 लाख रुपया कैश देता हूं तो उसके बदले में जो ये मैंने गिव किया, जो मैंने टेक किया, वो क्या है, उसकी सर्विसेज। जो पूरा पूरा महीना वो बेचारा मेरे पास ऑफिस आता रहा, उससे मैं जो जिस तरह मैंने कहा उसने काम कर दिया, उसकी सर्विसेज मैंने ले ली, और इस 1.5 लाख का बेनिफिट मेरे लिए कंज्यूम हो गया। लिहाजा सैलरीज जो हैं, जो देने वाला है, सैलरी देने वाला, उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। हाँ, जो एम्प्लॉय सैलरी ले रहा है उसके लिए वो इनकम है, लेकिन हम तो एम्प्लॉय की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। सो सैलरी इज माई एक्सपेंस, माई मीन बिजनेस का एक्सपेंस। अंडरस्टैंड? ओके, अच्छा जी, ये हमारे, मैंने डिफरेंट एक्सपेंसेस की आपको एग्जांपल जो हैं वो यहाँ पर कोट कर दी, ठीक है। तो जो चीज हम टेक करते हैं वो या क्या होगी, या उसके अंदर फ्यूचर बेनिफिट होगा। एक्चुअली पहले तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि जो चीज हम टेक करते हैं वो गिव का रेसिप्रोकल होता है। टेक गिव के बगैर नहीं हो सकती, ठीक है। लिहाजा जब मैंने गिव किया तो उसके बदले में जो चीज मैंने टेक की, वो टेक जो है वो या तो फ्यूचर बेनिफिट रखती होगी, या मैंने दूसरी शक्ल ये होगी कि वो टेक जिस गिव के बदले में मिली है वो फौरन मैंने उसका बेनिफिट कंज्यूम कर लिया। तो अगर उसके अंदर फ्यूचर बेनिफिट होगा तो वो मेरा एसेट है, और अगर उसका बेनिफिट मैंने फौरन कंज्यूम कर लिया, बाकायदा कोई फ़ायदा ले लिया, और फ्यूचर में और फ़ायदा नहीं है, जैसे बिजली का बिल दिया, सुई गैस का बिल दिया, ले लिया बेनिफिट, बिजली यूज़ कर ली, गैस यूज़ कर ली, ठीक है। या
मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया, फिर भी मेरे दिए हुए पैसों का बेनिफिट मेरे लिए तो कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट का नाम एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस इज मेजरमेंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। और एसेट क्या है? व्हेन समथिंग हैज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? जो फायदा बिजनेस लेता है। तो जब वो फायदा मैंने फ्यूचर में लेना हो तो वो एसेट है, और जब वो फायदा मैं ले चुका हूं या वो फायदा मेरे लिए अब मुझे मिलेगा ही नहीं, मेरे पैसे जाया हो गए, तब भी समझा जाएगा कि मैंने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, वो भी एक्सपेंस होगा। जैसे मैंने बताया लॉस बाय थेफ्ट, जैसे मैंने बताया डोनेशन, ये दोनों के दोनों क्या हैं? एक्सपेंस। अब आगे ये इसके नाम है डिफरेंट। बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी, व्हीकल, ये एसेट्स के डिफरेंट नेम हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, सैलरीज, ये क्या हैं? ये एक्सपेंसेस के डिफरेंट नेम्स। जैसे हम कहते हैं ना लड़का, अब उसके अंदर हमीद, फरीद, वहीद सारे लोग हैं, तो ये एसेट क्या है? ये एक यूनिवर्सल नेम है। और उसके नीचे इंडिविजुअल, जो हमारी उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर एसेट इन्वॉल्व होगा, उसकी बात कर। इसी तरह एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस एक यूनिवर्सल नेम है। यूनिवर्सल नेम हम कहते हैं जो कि जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन यूनिवर्सली हो सकती है। जैसे मैं बोलता हूँ खिलाड़ी, प्लेयर, तो ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल नेम है, मीन खेलने वाला। मैं बोलता हूँ क्रिकेटर, ये यूनिवर्सल नेम है, क्रिकेट खेलने वाला। फुटबॉलर यूनिवर्सल नेम है। लेकिन जब मैं कहता हूँ मैसी, तो मैसी क्या है? वो यूनिवर्सल नेम नहीं है, वो इंडिविजुअल नेम। तो एसेट और एक्सपेंस यूनिवर्सल नेम है, जो चीजें हम लेते हैं बिजनेस के अंदर। और आगे लैंड, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरीज अगर मैं मिक्स कर दूं तो ये क्या है? ये उनके इंडिविजुअल। तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर इन्हीं में से कुछ चीजें गिव हो रही होती है, इन्हीं में से कुछ चीजें टेक हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा एसेट क्या है भला? कैश। कैश क्या है? कैश is the most precious convertible asset around the world. कैश। आपके पास 5,000 रुपया है, देखें है, अगर है तो ये आपका एसेट है। क्यों? कि इसके अंदर फ्यूचर बेनिफिट। क्या फ्यूचर बेनिफिट है सर? यार आप इस 5,000 को देके तो इसके बदले में जो चीज आप चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये 5,000 खुदा न खास्ता चोरी हो गया, गिर गया, उस दिन ये 5,000 क्या होगा? आपका एक्सपेंस बन जाए, क्योंकि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट खत्म। एज लॉन्ग एज 5,000 इज विद यू, इट इज योर एसेट। क्यों? कि इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो 5,000 में होने वाले हैं ना। तो इसका मतलब इन पैसों, इन कागज के, कभी नोटिस किया है आपने ये जो करेंसी नोट होते हैं, ये जो करेंसी नोट हैं, ये कागज के टुकड़े हैं। वो ग्रीन कलर का है तो उसकी डिनोमिनेशन फर्ज कर लें 500 है। वो रेड कलर का है तो उसकी डिनोमिनेशन 100 है। वो पिंक से कलर का है तो वो 50 है। वो 5,000 है, वो 20 रुपए हैं, वो 10 रुपए हैं। तो हैं तो ये कागज के टुकड़े ही, लेकिन उनके अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट छुपा हुआ है। इसीलिए कैश को हम क्या बोलते हैं? कैश इज द मोस्ट कन्वर्टेबल एसेट। मोस्ट कन्वर्टेबल मीन उसे मैं जिस मर्जी शक्ल में कन्वर्ट कर लूं। फ्रूट शॉप पे जाऊंगा तो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया वो। कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चाहिए, वहां जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहरहाल कैश इज एन एसेट। बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर ये जो मैंने कल आपसे बिजनेस ट्रांजैक्शन डिस्कस की थी, उनके अंदर पहली ट्रांजैक्शन यहां मैं दोबारा लिखता हूं, तो पूरी स्क्रीन आ रही होती है ना। ओके, कैश कैपिटल।
ऐसा ही है। ये मैंने क्या किया था, ये काम खराब, ये मैंने क्या किया था, ये मैंने टेक किया था और ये मैंने गिव किया था, ठीक है। इसको मैंने कहा था, चलो क्या कहा था वो भी बात की बात है, डेबिट क्रेडिट की अभी आज बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब कैश जो है वो मैंने टेक किया था और उस कैश के अंदर फ्यूचर बेनिफिट था, लिहाजा कैश मेरा एसेट है। कैश क्या है, कैश मेरा एसेट है। उसके बाद हमने शॉप खरीदी थी ना, तो क्या एंट्री की थी, एंट्री कह रहा हूं, क्या हमने गिव एंड टेक एस्टेब्लिश किए थे। हमने कहा था भाई शॉप टेक की है और कैश गिव किया है। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हुआ, शॉप क्या है, एसेट और एक्सपेंस में से फिलहाल मुझे बताएं। शॉप क्या है, एसेट है यार। जब तक शॉप रहेगी उस वक्त तक वहां माल बेचेंगे, बिजनेस करेंगे, तो शॉप बिल्डिंग इज एन एसेट। और कैश क्या है, कैश भी एसेट है। कैश तो तय हो गया एसेट है। हाँ, होगा क्या कि कैश जाने से वो एसेट कम हो रहा है और कैश आने से वो एसेट ज्यादा हो रहा है। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में कैश ज्यादा हो रहा है जब हमने उधार लिया था बिजनेसमैन से कैपिटल की शक्ल में, और नीचे वाली ट्रांजैक्शन के अंदर कैश जो है वो गिव कर रहे हैं क्योंकि मैंने कैश दिया है शॉप लेने के लिए। तीसरी ट्रांजैक्शन में हमने फर्नीचर एक्वायर किया था और हमने कहा था फर्नीचर टेक किया है, कैश गिव किया है। ऐसे ही है जी। तो कल जितनी भी 4-5 ट्रांजैक्शन लिखी थी, उन ट्रांजैक्शन के अंदर किसी ट्रांजैक्शन में कोई एसेट बढ़ रहा था हमारे पास, कोई एसेट कम हो रहा था, यही हो रहा था ना। पहली ट्रांजैक्शन में जब हमने पैसे बिजनेसमैन से बिजनेस करने के लिए, तो हमारा कैश आंडा था, जीरो था बिजनेस का कैश, तो 10 लाख रुपया जब लिया तो कैश बढ़ गया। दूसरी ट्रांजैक्शन में जब मैंने 2 लाख की शॉप खरीदी, अभी मैं सिर्फ कैश के ऊपर फोकस कर रहा हूं, तो क्या हुआ, 2 लाख रुपया कैश कम हो गया और एक और एसेट बढ़ गया, वो क्या था, शॉप। तीसरी ट्रांजैक्शन के अंदर हमने फर्नीचर खरीदा, तो कैश वाला एसेट और कम हो गया, फर्नीचर वाला एसेट बढ़ गया। आप जितनी मर्जी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करते रहेंगे, उनके अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर कभी एसेट बढ़ रहा होगा, कभी एसेट कम होगा। हाँ, वो डिफरेंट शक्लों में हो सकता है, कभी वो कैश होगा, कभी वो फर्नीचर होगा, कभी वो शॉप होगी, लेकिन हो क्या रहा होगा, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। अंडरस्टैंड? ओके, अब हम आते हैं गिव्स के ऊपर। हमने कहा था ये जो गिव्स हैं ये भी 2 शक्लों में होंगे। एक जो गिव होगा वो जो है वो किसी के साथ किया हुआ प्रॉमिस भी गिव होता है। कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जब हम उधार खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रॉमिस देते हैं। बाज़ का हम अपना एसेट देते हैं, जैसे ये ट्रांजैक्शन नंबर 2, शॉप खरीदी है तो हमने अपना एसेट दिया। और तीसरी शक्ल क्या हो सकती है गिव की, कि जब हम चीज बेच रहे होते हैं तो हम अपनी चीज दे रहे होते हैं किसी को, हम अपनी प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। जब हम सेल करते हैं तो क्या होता है, कैश टेक करते हैं और गिव क्या करते हैं, प्रोडक्ट। गिव क्या करते हैं, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के इस तरह कैश लेकर देने को हम फिर नाम दे देते हैं सेल। सेल तो एक फिनोमिना है, लेकिन इन रियलिटी क्या हो रहा है, सेल का मतलब कुछ देना है भाई, कैश लेकर कुछ देने को सेल करते हैं। कैश का आना सेल नहीं है, प्रोडक्ट का देना सेल है। अंडरस्टैंड? तो जब हम
किसी से कुछ लेकर अपनी प्रोडक्ट उसे देते हैं, तो ये जो अमल है देने का, इसको हम सेल कहते हैं। तो हमारी गिफ्ट्स की फिर शक्लें क्या हो गई? ठीक है, इधर मैं लिखता हूं, हम क्या गिव कर सकते हैं? हम प्रॉमिस, और हम क्या गिव कर सकते हैं? हम प्रोडक्ट या सर्विस। जैसे अभी मैं क्या गिव कर रहा हूं? आपने मुझे फीस दी और मैं क्या गिव कर रहा हूं? मैं सर्विस दे रहा हूं। ठीक है, और जब हम किसी से उधार लेते हैं तब हम क्या गिव कर रहे होते हैं? कल मैंने बुक शॉप की एग्जांपल दी थी। तो जब मैंने किताबें उधार ली तो मैंने टेक क्या किया? बुक्स। गिव क्या किया? प्रॉमिस। अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर वो प्रॉमिसेस जो हम लोगों को देते हैं, वो प्रॉमिसेस जो हम लोगों को देते हैं, उन प्रॉमिसेस को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम लायबिलिटी बोलते हैं। क्या कहते हैं? लायबिलिटी। और जब हम कोई सर्विस या प्रोडक्ट किसी को देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सेल कहते हैं, उसे हम रेवेन्यू भी कह सकते हैं, उसे हम इनकम भी कह सकते हैं। टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस होगा इनकम, वो जब हम किताब की रीडिंग करेंगे इन बिटवीन द लाइंस तो फिर हम बात कर लेंगे। लेकिन जनरली स्पीकिंग, जब मैं किसी को कोई सर्विस देता हूं या किसी को कोई प्रोडक्ट देता हूं, कोई चीज बेचता हूं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम हमारे गिव की शक्ल सेल की शक्ल में। अब जरा पहली ट्रांजैक्शन में आए, पहली ट्रांजैक्शन में आए, उसके अंदर मैं कैश टेक करके गिव क्या कर रहा हूं? ओनर के साथ एक वादा कर रहा हूं। ओनर के साथ क्या कर रहा हूं? एक वादा कर रहा हूं लाशौरी तौर पर कि मिस्टर ओनर, बिजनेस क्या रहा है लाशौरी तौर पर कि ये पैसे आपको वापस मिलेंगे। और मैंने अभी आपको नीचे क्या बताया? जो चीज हम गिव करें और अगर वो प्रॉमिस की शक्ल में हो तो उसे क्या कहेंगे? लायबिलिटी कहेंगे। इसका मतलब ये जो कैपिटल है ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। किसी से भी उधार खरीदेंगे, किसी से भी प्रॉमिस करेंगे, किसी से उधार खरीदकर उसको पैसे देने का वादा करेंगे, किसी से लोन लेकर उसे पैसे वापस करने का वादा करेंगे, किसी से कैपिटल लेकर उसको पैसे वापस करने का वादा करेंगे, तो इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। लेकिन चूंकि ये जो कैपिटल है ये एक बहुत ही स्पेशल किस्म की लायबिलिटी होती है। स्पेशल इसलिए कहता हूं कि ये दूसरी लायबिलिटीज की तरह हमारे लिए कोई टेंशन नहीं होती कि हमने इसे अभी आज ही पे करना है या महीने बाद पे करना है। ये हम कभी भी पे कर सकते, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये हम पे ना भी करें तो कोई बात नहीं, ये बिजनेस में ये पैसे पड़ रहे हैं जब तक बिजनेस चल रहा है। बिजनेसमैन अपनी सैलरी लेता रहे, प्रॉफिट लेता रहे, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है वो भी लेता रहे, ये पैसे पड़े रहते हैं। इसलिए चूंकि ये लायबिलिटी बाकी तमाम लायबिलिटी से डिफरेंट होती है, इसलिए हम इसको लायबिलिटी की बजाय हम इसे आज क्या नाम देने लगे हैं, और आपने भी यही नाम देना है इसको। ठीक है, वो नाम क्या होगा? इसको मैं ये देखें, ये मैं अब इसको काट के क्या लिखने लगा हूं? मैं इसको लिखने लगा हूं, इसे हम इक्विटी बोलेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? इक्विटी बोलेंगे, या सिंपली कैपिटल कह देंगे, या हम इसको इक्विटी कह देंगे। सिंपली कैपिटल या इक्विटी। ठीक है, तो कैपिटल भी कहा जा सकता है, इक्विटी भी कहा जा सकता है। इनके अंदर टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जब किताब पे जाएंगे तो फिर जाके बात करेंगे। लेकिन आप यूं समझ लें कि कैपिटल इज आल्सो ए लायबिलिटी, लेकिन इसे लायबिलिटी कहना नहीं है। लायबिलिटी का वर्ड यूज होना है ओनर के अलावा जो मैंने किसी के साथ प्रॉमिस किए हुए हैं उन्हें लायबिलिटीज कहते हैं। ओनर के साथ जो प्रॉमिस किया हुआ है वो नेचर तो वही है लायबिलिटी वाली, लेकिन उसे हम कैपिटल कहेंगे या इक्विटी कहेंगे। बात क्लियर हो जानी चाहिए।
तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे, या हम उसे लायबिलिटी, सॉरी कैपिटल कहेंगे, या हम उसे इक्विटी कहेंगे। हाँ, अगर मैंने किसी से लोन लिया हुआ होता, वैसे बिजनेसमैन से नहीं, तो फिर उसे क्या कहना था, वो मेरी लायबिलिटी कहना। लोन फ्रॉम मिस्टर अली, अली से मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया, ले लेते हैं ना, बैंक से लोन ले लिया, लोन फ्रॉम एमसीबी बैंक, तो वो क्या होना था, उसको बेसिकली हम, वो लायबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 4-5 टर्म्स आपसे डिस्कस कर ली। मैंने अपनी, ये जो मैंने आपसे गिव एंड टेक डिस्कस किए थे, इनके अंदर मैंने अभी इनकम वाली कोई बात नहीं की, लेकिन मैंने इनकम आपको समझा दिया क्या होती, कि जब हम कोई सर्विस देते हैं किसी से पैसे लेकर, या हम कोई प्रोडक्ट देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रेवेन्यू, वी कॉल इट सेल, वी कॉल इट इनकम। तो हमने बेसिकली 5 टर्म आज डिस्कस कर ली। नंबर 1, अगली स्लाइड पे चलो यार। नंबर 1 एसेट, नंबर 2 एक्सपेंस, नंबर 3 लायबिलिटी, नंबर 4 इक्विटी या कैपिटल, एंड नंबर 5 रेवेन्यू या सेल। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये भाई वो 5 कैटेगरीज हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैं ना कंक्लूडिंग सेंटेंस 2-3 बोलने लगा हूं, जरा तवज्जो रखिएगा। दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेस हैं, उनमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, उनके अंदर जितने भी गिव एंड टेक होते हैं, वो इन 5 में से किसी ना किसी शक्ल के होते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेस हैं, उनमें जितनी भी ट्रांजैक्शन है, उनके अंदर जितने भी गिव एंड टेक होते हैं, वो इन 5 में से किसी ना किसी शक्ल के होते हैं। लाइक कैश गिव एंड टेक होगा, तो कैश उसकी एक शक्ल है एसेट की। फर्नीचर वो क्या है, वो एसेट की एक शक्ल है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक्सपेंस की एक शक्ल है। सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, एक्सपेंस की एक शक्ल है। ठीक है, पेएबल टू अली लायबिलिटी की एक शक्ल है। पेएबल टू अहमद लायबिलिटी की एक शक्ल है। पेएबल टू यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, ये लायबिलिटी की एक शक्ल है। और पेएबल टू ओनर वो क्या है, कैपिटल है या इक्विटी है। और सेल ऑफ गुड्स वो क्या है, वो रेवेन्यू की एक शक्ल है। सेल ऑफ सर्विसेज वो क्या है, रेवेन्यू की एक शक्ल है। तो बात ये करना चाह रहा हूं कि दुनिया के तमाम गिव एंड टेक्स जो हैं, वो इन 5 में से किसी ना किसी शक्ल के हैं। अब आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि यार कल अच्छा खासा इन्होंने हमें गिव एंड टेक से डेबिट क्रेडिट करना बता दिया, कि ये देख लें कि क्या टेक कर रहे हैं, क्या गिव कर रहे हैं, इसको डेबिट कर दें, इसको क्रेडिट कर दें। ये आज एक नई स्टोरी शुरू कर दी है। नई स्टोरी इसलिए शुरू की है कि ये जो 5 मैंने वर्ड लिखे हैं, इन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैंने पहले दिन लेक्चर में या दूसरे दिन
कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की थी। वो क्या हैं? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेट नोट्स टू द अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये 5 क्या हैं? ये 5 कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और ये 5 क्या हैं? एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इक्विटी या कैपिटल और रेवेन्यू या सेल। ये 5 क्या हैं? दीज आर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तमाम जो कंपोनेंट हैं वो इन एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। मेरे ये बात कहने का क्या मतलब है वाला, कि जब मैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाऊंगा तो उसके अंदर इन्हीं में से, इन्हीं 5 कंपोनेंट में से 2 कंपोनेंट हैं। जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा तो इन्हीं 5 कंपोनेंट में से 3 कंपोनेंट उधर। आपके सिलेबस के अंदर ये 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लिहाजा चूंकि जो चीज मेरे सिलेबस का एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? वो ये 2 स्टेटमेंट हैं जिनसे हमने रिजल्ट्स को एवेल्युएट करना है, मुझे वो बनानी है। और वो बेसिकली इन एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, लिहाजा मुझे इनको डिफाइन करना भी जरूरी है। और मेरी सारी की सारी अकाउंटिंग इन एलिमेंट्स के मरहूने मिन्नत हो, जो कि इनडायरेक्टली गिव एंड टेक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया? ये 5 कंपोनेंट, ये 5 एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिवाइड होने हैं। ठीक है, कैसे? ये मैं बताने लगा हूं। एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी, ये तीनों जो हैं ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आने हैं। मेरे पास जगह कम है। ठीक है, ये कहाँ आने हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आने हैं। यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस चीज से मिलकर बनेगी? एसेट से, लायबिलिटी से और इक्विटी से। दैट्स ऑल। अब किसी तरीके से कोई ऐसा काम किया जाए कि मेरे पास बिजनेस के एसेट पता चल जाए, लायबिलिटीज पता चल जाए और इक्विटी पता चल जाए, तो मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाएगी। और लाइकवाइज ये जो एक्सपेंस है और ये जो रेवेन्यू है, ये दोनों कंपोनेंट मिलके क्या बनाएंगे? ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाएंगे। ये दोनों कंपोनेंट मिलके क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाएंगे। और मैंने आपको ये बताया था, यही 2 मेन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। यही 2 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। बाकी कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या नोट्स टू द अकाउंट्स, वो बेसिकली इन्हीं से आगे बन जानी है। मेन कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 ही हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। और एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हैं? वो ये 5 हैं: एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू। अब इन एलिमेंट्स में से एसेट, इक्विटी और लायबिलिटी, ये 3 एलिमेंट जो हैं ये जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। एक्सपेंस और रेवेन्यू जो है, एक्सपेंस और सेल जो है या रेवेन्यू जो है, ये कहाँ जाएंगे? या हम इनकम भी कह सकते हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली बिजनेस के अंदर जितने भी गिव एंड टेक्स होते हैं, उनके अंदर जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो या एसेट की शक्ल में या एक्सपेंस की शक्ल में या लायबिलिटी की शक्ल में या इक्विटी की शक्ल में या रेवेन्यू की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। और फिर हम उनसे
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं। कल हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला कि हमारा रिकॉर्डिंग का सिस्टम किस तरह से ये जो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू की शक्ल में, हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगें तो ये पांचों कंपोनेंट हमारे सामने आ जाए। हमारा रिकॉर्डिंग का एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये पांचों कंपोनेंट हमारे सामने आ जाएं। जब ये हमारे सामने आ जाएंगे तो फिर हमने अब सीखा है कि इनमें से 3 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चले जाने हैं और 2 जो हैं वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चले जाने हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे बात करेंगे। आज भी आपने मेरी ये 2 स्लाइड्स को ही रिव्यू करना है। आज भी आपने क्या करना है, मेरी इन 2 स्लाइड्स को ही रिव्यू करना है। कल के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ताला कल आपके पास बुक होनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा थोड़ा किताब के साथ मैच करना शुरू कर दूँगा। मैं काफ़ी सारी चीज़ें बुक से डिस्कस कर गया हूँ, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जब तक नहीं आएगा मैं किताब को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि शायद कल वो लेवल अचीव कर लूँगा जिसके बाद मैं शायद किताब के ऊपर जा सकता हूँ। आप लोगों का आज के लिए इतना ही। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं ताकि हम उसे क्लियर कर लें और कल हम इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। जी प्लीज़। हाँ जी, एमन इकबाल पूछे जी, क्या पूछती है एमन? जी एमन। सर मैंने ये पूछना था कि थेफ्ट और डोनेशन जो है वो बिजनेस के रिकॉर्ड्स में होता है रिकॉर्ड? यस रिकॉर्ड होता है। क्यों? देखो बच्चे, दोनों शक्लों में बिजनेस के पैसे गए हैं ना। हाँ जी। तो और जो पैसे गए हैं, गिव तो हुआ। अब उस गिव से मैंने टेक क्या किया? बज़ाहिर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैंने आपको कहा कि जब हम कोई चीज दें और उसका बेनिफिट हमारे लिए खत्म हो जाए, चाहे वो मैं कुछ लेके खत्म कर लूं या वैसे ही खत्म हो जाए, तो वो भी एक्सपेंस होता है। तो ये जो डोनेशन और थेफ्ट जो हैं, ये बिजनेस का एक्सपेंस हैं, ये एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड हो। ठीक है? ओके सर। जी जी हाफिज मोहम्मद उमर वली। कि कैश जो है सर वो एक एसेट है और आपने बताया कि एसेट जो है वो टेक की एक फॉर्म है। तो सर हमने जो पीछे ट्रांजैक्शंस की थी 4, उनमें तो सर हमने जो कैश है उसमें उसको हमने सर क्रेडिट भी किया, यानी कि गिव भी किया है। तो सर ये जरा एक्सप्लेन कर दें, मैंने आपको बताया कि ये एसेट, अगर आपको याद हो ड्यूरिंग लेक्चर मैंने कहा कि ये एसेट कभी इंक्रीज होंगे कभी डिक्रीज होंगे। आज आपके पास 2 लाख रुपया है, कल वो मुमकिन है 1.5 लाख रह जाए, परसों मुमकिन है वो 6 लाख हो जाए, अगले दिन मुमकिन है वो 50,000 रह जाए। तो ये कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो आप टेक कर रहे होंगे, जब कम होगा तो आप गिव कर रहे होंगे। इसका मतलब है गिव एंड टेक से कैश वाला एसेट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है? यानी कि सर मैं पूछना ये चाह रहा था, तो फिर रिकॉर्डिंग में हम उसको क्या यानी कि टेक में करेंगे कि गिव में करेंगे? अगर डिक्रीज हो रहा तो जो उसका इम्पैक्ट है, जब कैश मेरे पास आएगा तो मैं उसे टेक के तौर पर रिकॉर्ड करूंगा। जब कैश मेरा कम होगा, मीन जाएगा, तो मैं उसे गिव के तौर पर रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है सर। जी नेक्स्ट जी उसामा जुबैर। सर ये आपने बताया इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है सर ये एसेट होगा ना? भाई ये एसेट जो है ये बेसिकली हम चूंकि इसके अगेंस्ट पैसे देके, जब आपको आपका मीटर लगता है तो इकट्ठे पैसे देते हैं, तो उन पैसों के अगेंस्ट ये जो होता है मीटर हमारे पास लगता है, तो वो पैसे हमारे रिफंडेबल होते हैं। जिस वक्त भी हम चाहें हम वापडा का कनेक्शन वापस करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं, वो अपना मीटर वापस ले लेंगे। ये बेसिकली वापडा का मीटर होता है, हमारा डिपॉजिट होता है उनके पास और वो हमारा एसेट ही होता है। आप यूँ समझ लें कि मीटर की शक्ल में हमारे पैसे उनके पास पड़े हुए हैं, जिस दिन हमने मीटर वापस करना अपने पैसे ले लेने हैं, तो ये मीटर सिक्योरिटी की शक्ल में हमारा एसेट होगा। जी जी तैयब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर लायबिलिटी के बारे में पूछना था सर, वो एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा। भाई मैंने आपको ये बताया कि जब हम
किसी से कुछ लेकर उसको कुछ देने फौरी तौर पर ना दें, बल्कि देने का वादा कर लें, प्रॉमिस कर लें कि भाई मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा, तो ये वाला जो प्रॉमिस होता है वो लायबिलिटी कहलाता है। जैसे आप किताब खरीदने गए, आपने किताबें ली लेकिन उधारकार है, तो एक्चुअली आपने उससे टेक क्या किया, बुक्स, और दिया क्या, बाजार लग रहा है कुछ भी नहीं दिया, लेकिन कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर आप कल वाले लेक्चर में थे, कि हमने उसे एक वादा दिया और उस वादे की एक फाइनेंशियल वैल्यू है। लिहाजा जो लोगों को हम वादे देते हैं वो हमारी लायबिलिटीज कहलाती है। ठीक है यस सर। जी जुल्फकार। अस्सलामुअलैकुम सर। वाइस्लाम। सर मैंने ये पूछना था कि आपने ये बताया ना कि जो फ्यूचर बेनिफिट है, अगर हमने उसमें फैन लिया है तो वो फैन है हमारे लिए, ठीक है, वो फ्यूचर के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सर अगर वो फैन हमारा चोरी हो जाए तो सर वो कंज्यूम बेनिफिट में भी आएगा? वो एक्सपेंस हो जाएगा क्योंकि उसका फ्यूचर बेनिफिट खत्म हो गया। जी ठीक सर, है। ठीक। अब वो कैसे होगा, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये बातें अभी सीखनी है। अभी सिर्फ ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए कि वो फैन उस वक्त तक मेरा एसेट है जब तक उसके अंदर फ्यूचर बेनिफिट है। वो चोरी हो गया तो फैन रहा ही नहीं, तो जब वो मेरे लिए उसका बेनिफिट खत्म हो गया, अब वो फैन मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। उसको आग लगी, वो जल गया, काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, रिपेयरेबल भी नहीं रहा, तब भी वो मेरा एक्सपेंस हो गया क्योंकि उसके अंदर फ्यूचर बेनिफिट नहीं रहा। ठीक है जी सर, थैंक यू। जी रुमैसा। जी रुमैसा। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमें ट्रांजेक्शन दिखवाई है इसमें, सॉरी शॉप और कैश वाली। शॉप हमारा एसिड है तो कैश भी हमारा। पीछे अजान की आवाज आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही, अगर कोई दरवाजा है तो बंद कर लें। सर शॉप और आपने कैश की ट्रांजेक्शन दिखवाई थी हमें। जी जी, शॉप और कैश। जी 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 सर, शॉप हमारा एसिड है और कैश भी हमारा एसिड है, बिल्कुल एसिड। लेकिन जब हमने कैश दे दिया है तो वो हमारा कंज्यूम नहीं हो गया, तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं बन गया। नहीं, कंज्यूम नहीं हुआ, एसेट कम हुआ इसे कहेंगे, कंज्यूम नहीं हुआ। कंज्यूम तब होगा जब उसके बदले में कोई चीज फ्यूचर बेनिफिट के लिए नहीं है। ठीक है। कंज्यूम तब होता जब मैं बिजली का बिल दे देता या मेरा कैश चोरी हो जाता। अब चूंकि उसके बदले में शॉप आई है तो दरअसल कैश ने अपनी शक्ल बदल ली है। पहले वो कैश की शक्ल में मेरे पास था, अब वो शॉप की शक्ल में मेरे पास आ गया। तो कैश हम कंज्यूम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हमारा कैश डिक्रीज हो गया। ठीक है। कंज्यूम तब कहेंगे जब उसके बदले में मैंने कोई चीज ली और उसका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं होगा, फिर हम कहेंगे कैश कंज्यूम हो गया। ठीक है जी रुमैसा, क्लियर हुई बात? यस सर, हो गई। जी रहा इरहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि अगर कोई कंपनी अपने पर्सनल बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, उसमें से जो उसको प्रॉफिट होता है उसमें कंपनी का पर्सनल बिजनेस, कंपनी का पर्सनल बिजनेस मैं समझा नहीं सर। मतलब जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो अपने पर्सनल बिजनेस में से हमें जो प्रॉफिट होता है उसमें से जो हम अपने लिए सैलरी रखते हैं, तो वो हमारा क्रेडिट उसमें क्या होगा, डेबिट क्या होगा? सैलरी, जैसे हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो बेसिकली सैलरी एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, सब एक्सपेंस में आता है। हाँ जी, सैलरी एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को जो हो जाएगा सर वो बिजनेस हमें दे रहा है, सर वो बिजनेस हमें दे रहा है, तो उसमें क्रेडिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा? बेटे आप बिजनेस बनकर सोचें, आप हमें बन के ना सोचें। हमने किसकी एंट्री करनी है भला? पहले दिन बताया था बिजनेस की। बिजनेस बन के सोचें जरा। बिजनेस ने कैश दिया जी सर, तो गिव क्या किया? कैश। तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। गिव हो रहा है ना। और टेक क्या किया? आपसे सर्विसेज ली बिजनेस ने आपसे काम लिया और वो सर्विसेज बिजनेस ने टेक की और वो कंज्यूम हो गई। ठीक है। अगले महीने दोबारा सैलरी देनी पड़ेगी, दोबारा सर्विसेज लेंगे तो वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा बिजनेस के लिए। ओके सर, ठीक है जी। और कोई चीज? जी समीउल्लाह। सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि कैश इसका मतलब कभी भी एक्सपेंस नहीं होता, वो एसेट रहेगा, वो या तो कम हो गया ज्यादा होगा। जी जी बिल्कुल 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 100% आप सही कह रहे हैं। कैश का इफेक्ट एक्सपेंस हो सकता है जब वो फैक्ट कंज्यूम हो जाएगा, मतलब उस कैश के बदले में हम कोई चीज लेकर कंज्यूम कर लेंगे, वो एक्सपेंस होगी। या उस कैश का बेनिफिट हमारे लिए वैसे ही खत्म हो जाएगा तो वो एक्सपेंस होगा। कैश ने एसेट ही रहना है, मेरा नहीं तो किसी का हो जाएगा। कैश कमो बेश होगा, कैश इटसेल्फ कंज्यूम नहीं होता, कैश का इफेक्ट जो है वो कंज्यूम होता है। ठीक है जी। जी सर। कल इंशाल्लाह जी इससे आगे चलेंगे। मेरा ख्याल है
कल मैं वो जादू आपको कल सिखाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर वो जादू आ जाए तो हम हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो है अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने अभी गिव एंड टेक से तो आपको डेबिट क्रेडिट करना बता दिया, लेकिन अभी ये कन्फ्यूजन छोड़े जा रहा हूँ ताकि आप इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि ये गिव एंड टेक से डेबिट क्रेडिट करना जो है ना, ये कोई कमाल नहीं है। ठीक है, इसके लिए बाकायदा डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं। कल इंशाल्लाह ताला मैं उसके ऊपर बात करूंगा। कल जो क्लास में नहीं होगा उसके लिए अगले आने वाले हर दिन जो है वो कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स होंगी। सो ट्राई टू मेक योर प्रेजेंस एंड योर फ्रेंड्स प्रेजेंस एज वेल टुमारो, अदरवाइज हमें मसला आएगा जी। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह मियां आपको हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।